उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। आपके सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय है। पूनम, आवाज अगर ना मिले तो थोड़ा बोल दिया करो उधर से, ठीक है पूनम। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो जैसे जब हम लोग समास पढ़ रहे थे तो वहां पे थोड़ा सा उपसर्गों के विषय में चर्चा हुई थी कि उपसर्ग होते क्या हैं, क्योंकि उसमें से जो आपका अव्ययी भाव समास था वह उपसर्गों के मिलने से ही बनता था। उसमें कुछ उपसर्ग आ जाते थे, उनके मिलने से वह समास बनता था। उस समय थोड़ा सा उपसर्ग के विषय में चर्चा हुई थी। तो आज वही उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना। अर्थात जब कोई शब्द जब कोई शब्दांश किसी शब्द के समीप में आकर या किसी शब्द से मिलकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो पहले तो इसको आप समझ लें कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास में और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना। तो इसे हम इस तरह से हम उप परिभाषा में लिखना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को पूर्ण या आंशिक रूप से बदल देते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें एक शब्द लिखा हुआ है शब्दांश, कहा जा रहा है कि वे शब्दांश, अर्थात यह कहने का मतलब है, तात्पर्य कहने का यह है कि जो उपसर्ग होते हैं वो कोई शब्द नहीं होते बल्कि एक शब्द के अंश होते हैं जिसको शब्दांश कहते हैं। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, वह पूरा शब्द नहीं होता बल्कि उसका एक अंश होता है। तो इस तरह से उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता बल्कि शब्दांश होता है। तो परिभाषा में स्पष्ट है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, अब यहाँ कहने यह तात्पर्य है कि उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पूर्व में ही लगता है। उपसर्ग जो होगा वह किसी शब्द के पूर्व में ही लगेगा और पूर्व में लगेगा, और वह अपना कोई शब्द नहीं होता बल्कि शब्दांश होता है। तो जब जिस शब्द में वह जुड़ जाता है तो उसके पूरे अर्थ को या तो वह बदल देगा पूरा पूरा, या उसमें कुछ परिवर्तन कर देगा, कुछ विशेषता ला देगा, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझो कि मान लीजिए एक शब्द है आपका हार। हार एक शब्द है, वहां पे अगर मान लीजिए हम प्र उपसर्ग लगा दें, प्र, तब उसका जो फिर शब्द बनेगा प्र उपसर्ग लग के वह बनेगा प्रहार। अब हार मूल शब्द था, अब यहां से प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार, अब उसका अपना पूरा अर्थ बदल गया। अगर इसी के पहले मान लीजिए हार शब्द के पहले अगर हम वी उपसर्ग लगा दें, ठीक, वी उपसर्ग अगर यहाँ लगा दें तो वहां उसका अर्थ हो जाएगा विहार। माने पूरा जो शब्द बनेगा वह विहार हो जाएगा। वहां भी उसका देखिए अर्थ बदल गया। और अगर यहाँ देखें कि वी जो आया या प्र जो आया उसका अपना कोई अर्थ है तो अपना कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि उपसर्ग जो है उसका अपना अर्थ नहीं होता बल्कि शब्दों के साथ जब वह जुड़ता है तब उसके अर्थ को बदल देता है या उसमें कुछ परिवर्तन कर देता है, तो उसका अपना अर्थ
नहीं होता। हाँ, आता है उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं यह देखना है। तो उपसर्ग अगर देखा जाए तो हिंदी हमारी जो भाषा है यह सभी भाषाओं को अपने में समाहित की हुई है, सभी भाषाओं को अपने में आत्मसात की हुई है। तो सभी भाषाओं के अपने अपने उपसर्ग भी होते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, तो जितनी भी भाषाएं हिंदी में समाहित हुई हैं उनके अपने अपने उपसर्ग भी उसी के साथ आए हैं। तो इसलिए जब हम उपसर्ग के प्रकार की बात करते हैं, इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। इस तरह से इसको हम प्रकारों में बांट सकते हैं। उपसर्ग जो है इस तरह से हम इसको विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। अब यहाँ आता है पहला संस्कृत के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हैं या संस्कृत भाषा के साथ हिंदी में समाहित हो गए हैं, उसे हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, इस तरह के जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द माने जाते हैं। इससे मिलकर जो शब्द बनते हैं, जैसे अत्यधिक, अनुचर, अपयश, ये जो शब्द होते हैं संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं, और इसीलिए इनके जो उपसर्ग हैं वह भी संस्कृत से ही लिए गए हैं। अब इसमें आता है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो इसी तरह से अब बात आती है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या, कुछ किताबों में उपसर्गों की संख्या 11 लिखी हुई है, कुछ किताबों में 13 लिखी हुई है, कहीं पे 16 लिखी हुई है। इसलिए ये कन्फर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी जो हमारी है वो सभी भाषाओं को अपने में इसलिए हमारी जो हिंदी है उसके जो उपसर्ग हैं वो किसी न किसी भाषा के उसमें आ जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ घट जाती है। इसको एकदम एक्यूरेट या कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में इतने ही उपसर्ग होते हैं। संस्कृत चूंकि अपनी भाषा है, माने संस्कृत में और भाषाओं के शब्द नहीं आए हैं, इसलिए उसके जो उपसर्ग होते हैं वो निश्चित हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, लेकिन हिंदी में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है, कहीं 11, कहीं 13, कहीं 15 मिलते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नहीं आता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, ये ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि ये निश्चित नहीं। जितने भी आप किताबें देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के वहां संख्या दी हुई है। तो हिंदी में जो है उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। अब अगला है आपका अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग का मतलब है कि अरबी और फारसी या इसी के साथ उर्दू, तुर्की और भी जितने भाषा के शब्द हैं उनको देख लिया जाए तो उससे जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं उनको हम अरबी, फारसी, तुर्की के उपसर्ग कहते हैं। और इस फिर अगला है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। क्योंकि हमारी तो आज की भाषा है हिंदी, उसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है, तो उसके जो अपने उपसर्ग होते हैं वह भी उसी के साथ आते हैं और उसी माने हिंदी उनको भी अपने में समाहित कर लेती है। उसको हम हिंदी अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं।
अब ये इसमें पहला आपका था कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? जो 22 हमने बताया कि 22 उपसर्ग होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। इतने जो हैं आपके 22 ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब इनको थोड़ा एक एग्जांपल से आप समझो कि कैसे मिलके ये शब्द बनाते हैं। ये जो उपसर्ग हैं संस्कृत के, ये संस्कृत जैसे नहीं लिखे होते हैं, जैसे रामः या पठति, गच्छति, इस तरह से नहीं लिखे होते हैं। जैसे आपका अति है, तो अति उपसर्ग जो है यह किसी शब्द में जब लग जाता है तो पहले ध्यान देना कि उपसर्ग जो होगा किसी शब्द के पहले ही लगेगा। जैसे अधिक शब्द है, उसके पहले अति उपसर्ग हम लगा दें तो अत्यधिक बनता है। ठीक, अधिक में जब इसी तरह से जैसे मान लीजिए कार शब्द है, एक मूल शब्द है कार, और उसमें अगर मान लीजिए हम अधि उपसर्ग लगा दें, उसका अर्थ हो जाता है, फिर शब्द बन जाता है अधिकार। कार का अपना अलग अर्थ होता है, जब अधिकार कहेंगे तो उसका अपना अर्थ अलग होता है। अर्थात कोई उपसर्ग आकर पहले जो शब्द था उसके अर्थ को सीधे सीधे बदल दिया। तो उपसर्ग का यही काम है कि माने वो आते हैं, उनके अर्थों को या तो पूर्ण रूप से बदल देंगे या उसमें कुछ विशेषता ला देंगे। जैसे मान लीजिए गुण है, इसमें अव उपसर्ग लगा दीजिए, गुण में अव उपसर्ग लगा दीजिए तो अवगुण हो जाता है। और या उप उपसर्ग जैसे लगे हैं, तो हार शब्द है, इसमें उप लगा दो, उपहार हो जाता है। वन शब्द है, उप उपसर्ग लगा दें हम तो उपवन हो जाता है। वन का अपना अलग अर्थ होता है, उपवन का अपना अलग अर्थ होता है। इसी तरह से और भी जो है, जैसे परा उपसर्ग है, जय शब्द है, मूल शब्द जो हमारा जय, उसमें अगर हम परा शब्द उपसर्ग लगा दें, परा का अपना अर्थ नहीं कुछ होगा, लेकिन अगर जय शब्द में परा उपसर्ग लग जाएगा तो उसके अर्थ को वह सीधे सीधे बदल देगा। जैसे पराजय बनेगा, परा उपसर्ग लग के जय में पराजय शब्द बनेगा। पराजय का अर्थ होता है हारना, ठीक, और जय का अर्थ होता है जीतना, तो सीधे अर्थ ही बदल देता है। तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब बात जैसे कुछ हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अ है आपका, अन, क, कु, दु, अव, अव को जो अव कहते हैं हम, ओ अव का अव, भर, अध, उन, पर, बिन, ये जो हैं ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें पेट शब्द है, अब वहां पे भर उपसर्ग लगा दिया जाए तो भर पेट हो जाता है। ठीक, मार शब्द है, मार शब्द, उसमें अगर भर उपसर्ग लगा दिया जाए तो भरमार बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो होता है उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है और उसके पूरे अर्थ को ही प्रभावित कर देता है या तो बदल देता है। अब इसमें से जैसे आप अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। जैसे है अल, विदा शब्द है, विदा शब्द है, इसमें अल लगा दिया जाता है, अलविदा बन जाता है। ठीक, या गरज शब्द है, उसमें अल लगा दिया जाता है, अल गरज बन जाता है। ठीक,
जोर शब्द है, इसमें एक कम उपसर्ग है, कम उपसर्ग जब जोर शब्द में लगा दिया जाता है तो कमजोर बन जाता है। वक्त शब्द है, वक्त, इसमें कम उपसर्ग लगा देंगे तो कम वक्त बन जाता है। ठीक, तो ऐसे जो शब्द हैं माने ये हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे अल, कम, खुश, गैर, दर, ब, बद, बर, ला, बिल, हम, इस तरह के जो शब्द हैं वो शब्दांश हैं, यह अरबी फारसी के उपसर्ग माने जाते हैं। यह जिन शब्दों के साथ लगते हैं तो वह शब्द भी अरबी फारसी का ही बन जाता है और उसका अपना अर्थ भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे आप लोग देखते हैं, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, इस तरह के जो शब्द हैं यह अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ये जिसके साथ लगते हैं, जैसे मान लीजिए मास्टर शब्द है, उसके पहले हेड लगा दिया जाए, मास्टर अंग्रेजी का शब्द है, उसके पहले हेड हम लगा देते हैं तो हेड मास्टर हो जाता है। ठीक, या क्लर्क शब्द है, उसके पहले हेड लगा देते हैं तो हेड क्लर्क बन जाता है। या जैसे मैनेजर शब्द है, उसके पहले हम जनरल लगा दें, जनरल, तो जनरल मैनेजर हो जाएगा। या सेक्रेटरी है तो जनरल सेक्रेटरी, तो उसके अर्थ को यह बदल देता है। डिप्टी, जैसे कलेक्टर शब्द है तो वहां पे डिप्टी लगाने, डिप्टी कलेक्टर। या रजिस्ट्रार शब्द है, उसके पहले हम डिप्टी लगा दें तो डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाता है। तो ऐसे जो बनते हैं, जैसे इसमें डिप्टी या वाइस, सब, चीफ, ये जो हैं हमारे उपसर्ग हैं। ठीक, तो इस तरह से उपसर्ग जो होते हैं हमारे, वो किसी शब्द के पहले आके जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक गर्ल्स? सर ये सारे गर्ल्स आवाज मिल, हिंदी के उपसर्ग याद होने चाहिए। हाँ हाँ, क्या बोल रही हो? सर कह रही हूँ जैसे ये संस्कृत के कौन, उपसर्ग फरहद है या बोल रही है क्या? अरबी कौन बोल रही फारसी हो? के हिंदी के, बोल। फरहद बोल रही हूँ सर। हाँ हेलो हाँ सर, हाँ, बोलो बोलो। कह रही हूँ सर ये हाँ जैसे बोलो, संस्कृत के जैसे उपसर्ग हिंदी, है, संस्कृत, अरबी अरबी फारसी फारसी के उपसर्ग क्या करना? याद रखना पड़ेगा सारे हाँ उपसर्ग, याद होने चाहिए। हाँ, देखो जैसे आप याद हो जाते हैं और लगातार, जैसे आप शब्द पढ़ते हो ना, एक किस भाषा के शब्द हैं, कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं, कुछ अरबी के होते हैं, कुछ फारसी के होते हैं, तो इसको हाँ एक दो बार आप पढ़ लोगे, थोड़ा आइडिया बन जाता, इसी के हैं। ठीक है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और अंग्रेजी की तो वैसे ही क्लियर रहता है, उसमें कुछ याद करना नहीं है। संस्कृत के आप याद कर लो 22 हैं, बाकी जो बच रहे हैं हिंदी और अरबी फारसी के बचेंगे। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रत्यय। अब जैसे हम पढ़े तो ठीक उसी तरह से प्रत्यय भी होता है। अगर प्रत्यय को, हाँ शर्त इतना है कि प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है, लेकिन वह किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, पीछे जुड़कर या बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। अगर प्रत्यय की परिभाषा हम
देखना चाहें या लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं या वो प्रत्यय कहलाते हैं। या तो वो पूर्ण रूप से उसके अर्थ को बदल देंगे या उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे, कुछ विशेषता ला देंगे। अब ध्यान ये देना है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक, बाद में या जिसको हम पीछे भी कहते हैं। और इसको दूसरी भाषा में उपसर्ग किसी शब्द के आदि में जुड़ता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। अब प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ ये देखना है कि कृत प्रत्यय क्या होता है। ऐसे प्रत्यय जो कृत का मतलब होता है क्रिया। ऐसे प्रत्यय जो सीधे क्रिया में लगते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है हमारा वह क्रिया में लगता है। ठीक, और संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, तो कृत प्रत्यय जो होते हैं उन्हीं धातुओं में मूल रूप से लगते हैं, माने मूल जो क्रिया होती है उसी में प्रत्यय लगते हैं। जैसे लिखना क्रिया है तो मूल जो धातु बनेगी या मूल जो क्रिया है वह लिख है। तो कोई भी प्रत्यय जब लगेगा तो लिखना में नहीं लगेगा बल्कि लिख में लगेगा। लिख में अगर कोई प्रत्यय लगा, जैसे लिख में अक प्रत्यय हम लगा दें तो लेखक बनता है। लिख में अक प्रत्यय लगा दें तो लेखक शब्द बनता है। तब यहाँ पे अक प्रत्यय जो है लिख धातु में लगा, लिख धातु में लगा तो लेखक शब्द बन गया। या इसी तरह से पठ धातु है, उसमें अक प्रत्यय हम लगाएंगे तो पाठक बन जाता है। तो थोड़ा ध्यान ये देना है कि उपसर्ग तो आसानी से उसी शब्द में जुड़ जाता था, लेकिन प्रत्यय जो है थोड़ा सा उस शब्द के माने रूप को भी बदल देता है। प्रत्यय जब लगता है किसी शब्द में तो उसके रूप को भी थोड़ा सा वो परिवर्तित कर देता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, लिख धातु है, इसमें से अक प्रत्यय लगाएंगे तो लेखक हो जाएगा। पठ धातु है या मूल शब्द जो है पठ है, उसमें से जब हमें पाठक बनाना होगा तो अक प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से और भी जो प्रत्यय हैं, जैसे माने जो क्रिया में सीधे सीधे लगते हैं, जैसे क्रिया है क्री माने करना, गए माने गाना, चर चरना, ने माने ले जाना, सह, ये जो क्रियाएं हैं। अब इसमें से जैसे मान लीजिए कुछ हम प्रत्यय लगाएं, जैसे पाल धातु है या पाल क्रिया है, पाल मीन्स होता है पालन करना, इसमें अन प्रत्यय लगा दें तो पालन शब्द बनता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यय क्रिया से बनते हैं उनको हम कृदंत कहते हैं। माने जो किसी क्रिया में लगे होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। क्रियाएं बहुत सी हैं, उसी तरह से प्रत्यय भी उसमें बहुत, इसमें लास्ट में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, थोड़ा बहुत उसके शब्द के स्वरूप को भी बदल देते हैं प्रत्यय। जैसे इत्र शब्द है, नहीं सॉरी, इत्र आपका प्रत्यय है, इसमें चर धातु है। अगर चर धातु में इत्र प्रत्यय लगाएंगे तो चरित्र बनता है। या हंस धातु है, इसमें ई प्रत्यय लगा दें तो हंसी बनता है। ऐसे जो शब्द हैं माने जो बनते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा हमारा जो है
वह है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है किसी हमारे जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण हैं उसमें लगते हैं। कृत प्रत्यय केवल क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा, जैसे पंडित शब्द है, पंडित शब्द है, पंडित शब्द आप देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा है। इसमें से आई प्रत्यय लगा दीजिए तो पंडिताई शब्द बन जाता है। ठाकुर शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा दीजिए तो ठकुराई बन जाता है। या इसी में आइन प्रत्यय लगा दो, आइन, तो पंडित है पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन। तो ऐसे जो शब्द बनते हैं उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। माने जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगे उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम शब्द है, इसमें इन प्रत्यय हम लगाएंगे, ग्रामीण बनेगा। कुल शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लगाएंगे, कुलीन शब्द बनेगा। इनको थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत होती है, किसमें कौन सा प्रत्यय लगाने पे कैसे कौन सा शब्द बनता है। ठीक, इसी तरह जैसे नाक शब्द है, ठीक, इसमें अगर मान लीजिए एल प्रत्यय हम लगाएं, नाक शब्द है, एल प्रत्यय लगा दें तो नकेल बनता है, नकेल। या जैसे मान लीजिए सिंपल शब्द एक बच्चा है, ठीक, बच्चा में जब हम ए प्रत्यय लगा देंगे तो बच्चे बन जाता है। लड़का ए प्रत्यय लगा दें, लड़के बनेगा। तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं उसको हम प्रत्यय रचित शब्द कहते हैं, प्रत्यय के द्वारा बने हुए शब्द कहते हैं। तो उपसर्ग हमारे जो होते हैं वो किसी शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के बाद में लगते हैं। और एक चीज है कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं कभी कभी। ठीक, जैसे हम एक शब्द ले लें स्वतंत्रता, इसमें स्व जो है उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है, ता जो है प्रत्यय है। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ आते हैं। या तो किसी शब्द के अगर उपसर्ग केवल आएंगे तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले आएंगे, और प्रत्यय आ रहे हैं तो वो किसी शब्द के बाद आएंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ आते हैं। ठीक, हाँ, गर्ल्स में और किसी कुछ पूछना है? गर्ल्स, गर्ल्स, टाइप्स भी दिए हुए हैं बुक में, तो ये भी पढ़ना है। हाँ पढ़ना पड़ेगा। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, विशेषणवाचक, ये कृत प्रत्यय के टाइप्स हैं। हाँ, तो जैसे मान लो कोई विशेषण से कैसे बनता है, तो क्रिया लग के कोई विशेषण बन जाता है, उस तरह से अलग अलग उसके पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ और? और कोई फरहत के अलावा कोई और? हाँ, पुनः